कमज़ोरियों को इस्तेमाल करके मज़ाह तख्लीक करने का कमाल डॉक्टर यूनुस भट्ट के हिस्से में आता है। डॉक्टर यूनुस भट्ट मौजूद हैं हमारे दरमियान, उनके साथ हैं जनाब शहजाद शर्जील साहब। और मौजू है तुर्श व शीरीं। आम तौर पे शीरीं के साथ तल्ख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या फरहाद का लफ्ज़ सुनने में आता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने तुर्श व शीरीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बिस्मिल्लाह, जी बहुत स्टेज इज़ शुक्रिया। योर्स। आप तमाम हाजरीन जो यहाँ मौजूद हैं और जो लोग नशरियाती रवाबित के ज़रिए शिरकत करेंगे, उन सब की खिदमत में तस्लीमात। मेरा नाम शहजाद शर्जील है और हमारे मेहमान आज डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं। हमारे मेहमान के ख़ाम ख़याल में उन्हें तारुफ़ की ज़रूरत है, लिहाजा करवा देते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं मिज़ाह निगार हैं। बुनियादी तौर पर इनकी ज़िंदगी को या इनके फ़न को आप 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो इनकी जो तालीमी पस मंज़र है, जो इनकी पेशा वराना तरबियत है, एक तो वो है। दूसरा है कि मुसन्निफ़ हैं, मिज़ाह निगार हैं। 28 के करीब कुतुब अब तक डॉक्टर यूनुस भट्ट की जो हैं वो मंज़र आम पर आ चुकी हैं। और तीसरा जो हवाला है, जो मेरे ख़्याल में शायद सबसे ज़्यादा मकबूल हवाला है, जिसकी वजह से लोगों से इनका बहुत तारुफ़ है, वो है कि टेलीविज़न पर मिज़ाह के प्रोग्राम या कॉमेडी शोज़ जो होते हैं, उसमें 2 नहायत मकबूल व मारूफ़ सीरीज़, एक फैमिली फ्रंट और दूसरा हम सब उम्मीद से हैं। इनके हवाले से बहुत ज़्यादा डॉक्टर यूनुस भट्ट की शोहरत है। यूनुस भट्ट की और मेरी ये ज़िंदगी में दूसरी मुलाकात है और इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी मुलाकात साबित ना हो। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मिलजुल के ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से जो है वो आपके सामने पेश करें। मैंने इस नशिस्त के इंतज़ाम के सिलसिले में जब इनसे राब्ता किया तो इन्होंने बिल्कुल मुझे दहला दिया। कहने लगे कि मैं तो बहुत खामोश तबा और शर्मीला आदमी हूँ, तो जो भी गुफ्तगू करनी होगी वो आप ही को करनी होगी। तो मैं बहुत शदीद घबराया और फिर मैंने उनको दोबारा लिखा कि देखिए डॉक्टर साहब, ये जो लोग वहाँ पर आएंगे, वो पहली बात तो ये कि मेरी वजह से तो आएंगे नहीं, वो आएंगे वहाँ आपके लिए। और दूसरे, आप खुशशक्ल तो ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ आपको देखने नहीं आएंगे, आपसे बातें भी करना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। लिहाजा आपको कुछ गुफ्तगू के लिए तो तैयार रहना चाहिए। तो कुछ मैंने इन्हें राज़ी किया इस पर, और इस सिलसिले में मैंने इनको ये तरगीब भी दी कि आप इस तकरीब के दुल्हा ज़रूर हैं, लेकिन ये हरकत दूसरी या तीसरी मर्तबा की जाए तो सिर्फ मुंह पर रुमाल रखने से काम नहीं चलता, लोगों के मुंह भी बंद करवाने पड़ते हैं। लिहाजा आप निहायत आमिराना लियाकत का मुजाहरा करते हुए कुछ ना कुछ हिम्मत ज़रूर दिखाइएगा। इसमें आमिराना जो है वो अलिफ वाली है, किसी और जानिब ना ले जाइएगा इसको। ये अंग्रेज़ी में एक मुहावरा अमूमन इस्तेमाल होता है, प्रेग्नेंट विद आइडियाज़। तो यूनुस भट्ट इज़ ऑलवेज प्रेग्नेंट विद आइडियाज़, यानी उम्मीद से हैं। तो वो हम सब उम्मीद से हैं से मेरे ख्याल में गुफ्तगू शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा सा फरमाएं कि ये आइडिया किस तरह कंसीव हुआ,
और फिर इस पर अमल दरामद में क्या दिक्कतें पेश आईं या क्या दिलचस्प सूरत हाल हुई, और इसी के साथ साथ ये भी ज़रा सा बाद में फरमा दीजिएगा कि तहरीर और तसनीफ़ से ये जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स टीवी, ये फितरी था, आपके लिए मुश्किल था, ये कैसे हुआ, प्लीज़। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं बचपन में ही राइटर नहीं बनना चाहता था, मैं पहलवान बनना चाहता था। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मैं गुजरांवाला में पैदा हुआ, तो गुजरांवाला ऐसा शहर है कि बंदा वहाँ एक बार पैदा हो जाए तो उसे बट होने और पहलवान होने से कोई नहीं रोक सकता। सो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पहलवान बनूं, और मेरी वालदा जो थी, मेरी सेहत ऐसी थी कि वालदा जब स्कूल लेके जाती तो मोहल्ले वाले यही समझते अस्पताल लेके जा रही हैं। लेकिन मैंने कहा मैंने पहलवान बनना है। सो मैं अखाड़े चला गया, और उस्ताद पहलवान जो है उसको मैंने कहा कि मुझे कुश्ती सिखा दें। तो उन्होंने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखा, कहता तुम्हारी वर्जिश के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम रोज़ाना 2 कुश्तियाँ देख लिया करो। और फिर उसने कहा कि भाई अगर तुम पहलवान बन भी गए और जीत भी गए तो गुर्ज तो तुमसे उठाया नहीं जाएगा जो जीत के बाद मिलता है। तो फिर मैंने फैसला किया, मैंने कहा मैंने कोई गुर्ज से बड़ी चीज़, वजनी चीज़ उठानी है। तो मैंने फिर कलम उठा लिया। डॉक्टरी की, लेकिन बस वहाँ यही होता था कि क्लास में सबसे पहले जाते थे ताकि आखिरी बेंच पे जगह मिल सके। और डॉक्टर बड़ी मुश्किल से बने। मतलब मैं कहता होता हूँ कि मुझे मेडिकल और सर्जरी से इतनी मोहब्बत थी कि जब भी फाइनल में सर्जरी का पर्चा आता मैं ज़रूर देता, और कई साल तक देता रहा। और इतनी मेहनत के बाद मैं डॉक्टर बना कि उसके बाद फिर मुझे लोगों ने कहा कि अब इतनी मेहनत के बाद बने हो तो फिर छोड़ क्यों दी डॉक्टरी। तो मैंने कहा आपको मैं बताऊं, बनना तो मैंने राइटर चाहता था, लेकिन उस दौर में राइटर को कोई रिश्ता नहीं देता था। तो मैंने कहा मैंने जो डॉक्टरी की है सिर्फ शादी के लिए की है। शादी मेरी हो गई, डॉक्टरी मैंने छोड़ दी। और बाकी जो लिखने पढ़ने का सफ़र है वो चलता रहा। आपने हम सब उम्मीद से हैं का पूछा, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अमीद से यहाँ होने के लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो हम बगैर प्लानिंग के ही जो है हम सब उम्मीद से जो है उसको शुरू कर दिया। सोचा था कि सिर्फ 5 प्रोग्राम करेंगे। इलेक्शन के दिन थे, जियो टीवी लॉन्च हो रहा था 2002 में। सो जो है सब ने मुझे डराया कि भाई ये प्रोग्राम ना करो। हमारे बड़े बड़े जितने भी अदीब थे उन्होंने कहा कि ना करो। लेकिन मेरे जहन में एक पुराना एक्सपीरियंस था। वो था कि मैं जंग में कालम लिखता था, तो एक दफ़ा मैंने गुजरांवाला के हमारे पॉलिटिशियंस हैं गुलाम दस्तगीर खां, उनके बारे में एक कालम लिखा। तो सुबह जो है उनका फ़ोन आया कि वाह वाह आपने बहुत अच्छा कालम लिखा। और शाम को जब उनको कालम की समझ आई तो उन्होंने बंदे भेज दिए। तो मुझे जब अमजद सलाम अमजद ने कहा कि ना लिखो, तो मैंने कहा सर जी मेरे प्रोग्राम की उनको समझ ही नहीं आनी, अगले दिन आएगी गुस्सा उतर जाएगा। लेकिन जब पकड़ा गया तो पता लगा कि समझ आती है। सर थोड़ा सा ट्रांजिशन के बारे में बताइएगा, मुसन्निफ, किताब शाया करना और टेलीविज़न के लिए लिखना, ये आपके लिए बहुत फितरी था या इसमें कोई आपको दिक्कत पेश आई या किस तरह से? अच्छा, किताब लिखना जो था वो एक तो मेरा पैशन था। और उस ज़माने में किताब जब लिखते थे तो पैसे भी मिलते थे।
अब वो कोई पूछता है राइटर से, भाई किताब बिकी? तो कहता है नहीं, मोटरसाइकिल बिकी। जिसको बेच के किताब छापी। सो अब किताब जो है बहुत कम बिकती है, लेकिन उन दिनों जो है किताब इतनी बिकती थी कि मैंने जो है वो बस किताबें ही लिखना शुरू कर दी। लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, ता वक्त के मुझे फिर एक दफ़ा मैं पाकिस्तान अखबार जो था वहाँ अपनी किताब की ख़बर लेके गया। तो वहाँ हमीर जेलमी साहब बहुत बुज़ुर्ग एडिटर उनके थे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? मैंने कहा जी वो मैं यूनुस भट्ट हूँ। कहते वो जिसने वो शनाख्त परेड और गुलदस्ता लिखी है? मैंने कहा हाँ। तो भाई तुम कालम क्यों नहीं लिखते? सो उससे अगले दिन मेरा कालम नगारी का सफ़र शुरू हो गया। तो इस तरह जो है वो सफ़र जो है वो इत्तफाकात से होते रहे, और मैं एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, दूसरी ट्रेन से तीसरी ट्रेन पे चढ़ता रहा। आप अखाड़े वाले पहलवान तो नहीं बने, लेकिन वो लफ्ज़ों की भी कुश्ती होती है, हाँ वो आप काफ़ी करते हैं। और हमारी जो देसी कुश्ती होती है उसमें रेफरी को खलीफा कहते हैं, तो खलीफा गिरी भी काफ़ी उसके मौके भी जो है आते जाते रहते हैं। आप ये फरमाइए, मिज़ा निगार की ज़िंदगी में एक जो चैलेंज कह लें, आप दिक्कत कह लें, वो ये होती है कि एक मरतबा आपकी शनाख्त अगर मिज़ाह के हवाले से बन जाए तो लोग मुसलसल आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आप हमा वक्त कोई मज़ाहिया गुफ्तगू करेंगे, आप हर वक्त कोई लतीफ़ा या चुटकुला जो है वो सुनाएंगे, और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है आपको नज़र आता है कि आपकी अगर किसी से 30 सेकंड के लिए एलिवेटर में मुलाकात हुई है तो उसमें आप उसे एंटरटेन ज़रूर कीजिए। तो इस बारे में ज़रा सा कुछ बताएं कि आपको कोई इसमें चैलेंज दरपेश होता है कि आपकी शनाख्त ही एक मिज़ाह निगार के तौर पे है? अच्छा, पहले जो था ये बहुत था। जब मैंने मेरी किताबें आई तो उस वक़्त मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट था। तो उसी दौरान फिर मैं डॉक्टर बन गया आहिस्ता आहिस्ता करके। तो वहाँ ये होता था कि डॉक्टरी का भी मेरा थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं कि मैं पहले जो था वो गायनी में जाना चाहा। तो गायनी की जो है दोस्तों ने कहा यार गायनी भी कोई शोबा है, मेहनत कोई करता है, मुबारकें किसी को मिल रही होती हैं, तुम तुम सर्जरी में जाओ। मैं सर्जरी में गया। प्रोफेसर खालिदा उस्मानी जो थी उन्होंने मुझे कुछ एक साल के बाद जो सर्टिफिकेट लिख के दिया, तो उसमें लिख के दिया ही वर्कड अकॉर्डिंग टू हिज ओन सेटिस्फेक्शन। अब मैं उस सर्टिफिकेट का क्या करता? मैंने कहा मैडम ये तो लिख दें कि भाई आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम किया है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बड़ी अच्छी जगह पे ना पोस्ट करवाती हूँ, रेफ़र करती हूँ। मैंने कहा कर दीजिए। उन्होंने लिखा ही इज़ रेफर्ड टू साइकेट्री वार्ड। अब मैं साइकेट्री वार्ड चला गया। मुझे एंड तक पता नहीं चला कि मेरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा है या ये लिखने के लिए भेजा है। अच्छा, साइकेट्री एक ऐसा वार्ड है जिसमें डॉक्टर ओवरऑल नहीं पहनते, सो पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर कौन सा है और मरीज कौन सा है। सो इसलिए मुझे वहां कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और उसके बाद जो है वहाँ साइकेट्री में आउटडोर में जाता, तो जो है टेम्परामेंट चूँकि मेरा ज़रा अच्छा था, तो दवाइयाँ मुझे आती नहीं थी, तो इसलिए मैं बातों से ही कोशिश करता था ट्रीट करने की। तो मेरा प्रोफेसर समझता था कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, हालांकि उनको ये नहीं पता था कि मेडिसिन नहीं आ रही, इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है पेशेंट के साथ। तो उसमें होता था कि जैसे शर्जील साहब ने कहा कि मैं दवाई लिख के देता, तो वो मरीज़ को देता, तो वो कहते थे दवाई तो ऐसी नाल वाले डॉक्टर को भी लिखा लेनी सी, आप हमें कोई हंसाएं। तो वो जो होता है हर बंदा चाह रहा होता है कि हम उसको हंसाएं, और उससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी जब घर जाओ तो बीवी कहे कि मुझे हंसाएं। सो सो मज़ाह नगार जो है ये बनना बड़ा मुश्किल काम है, इसमें हर किसी को हंसाना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने ये किया कि मैंने लोगों से मिलना कम से कम कर दिया, क्योंकि मुझे बड़ा हंसाने में बड़ी मुश्किल आती थी। इतना कम कर दिया
कि पहले मैंने मूछें रखी होती थी तो लोग मुझे पहचान लेते थे, तो फिर मैंने क्लीन शेव कर ली। अब क्लीन शेव कर ली तो फिर मुझे जो है वो बहुत कम लोग पहचानते थे। यहाँ तक एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हम सब ईद से मैं कर रहा था, तो मैं अपने ऑफिस से आया, सड़क पे तो ब्लॉक थी सड़क, एक जुलूस और एहतजाज हो रहा था। तो मैंने कहा देखते हैं, कि मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मैंने कहा जी क्या हो रहा है? वो कहते जी वो हमसा मीद से हैं का डॉक्टर यूनुस भट्ट है ना, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। मैं कहा बिल्कुल करो। किसी ने नहीं मुझे पहचाना, मैं आराम से चला आया। अब शर्जील साहब ने मुझे निकाल के मेरे लाइब्रेरी और हुजरे से तो सामने कर दिया। देखिए, ये जो आपने मूंछों का तज़किरा करके मुझे तरगीब देने की कोशिश की है, मैं हरगिज़ कोई शेव वेव नहीं करने वाला। मुझे पहचाने या ना पहचाने, वैसे मुझे वो ख़तरा लाहक ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इसका उन्वान रखा गया तुर्श व शीरीं, तो ज़ाहिर है कि अब ये इसके दुल्हा हैं तो शीरीं तो यही होंगे। मैं मेज़बान की हैसियत से तुर्श भी नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, ये शीरीनी जो है ना, इसको कामो दहन तक ही रखिएगा। अगर आपने कहीं फरहाद वाली शीरी बनने की कोशिश की ना, तो बंदा जो है ना खुसरो परवेज़ क्या असलम परवेज़ बनने में देर नहीं लगाएगा। असलम परवेज़ दरने। हैं, तो ये ज़रा सा इसको जहन में आप रख लीजिएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने कहा कि भाई गुजरांवाले से उस हवाले से या बट होने के हवाले से कुछ तवक्कुआत आपके साथ वाबस्ता जो है वो हो ही जाती हैं। तो आपकी जो कुतुब के उन्वान हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आपका फैमिली नेम बट ना होता तो क्या आपको इसमें दिक्कत पेश आती, या फिर बदतमीज़ियाँ का नाम जो है वो राईपन भी हो सकता था, या फिर कच्चा चट्ठा भी हो कच्चा सकता था, चट्टा भी हो सकता था। या फिर चीमा आलू भी हो चीमा। सकता था। असल में हुआ ये कि देखने में तो कोई मुझे जो है वो बट मानता नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने अपनी किताबों में भरपूर उसका इस्तेमाल किया। और भट्ट और गुजरांवाला जो है उसमें है कि उसका ताल्लुक खाने से बहुत है। वहाँ जो है ना, जो तारीफ़ करते हैं ना वो भी उनकी अलग होती है। किसी की नई गाड़ी आए तो वो क्या कहेंगे, बड़ी मज़ेदार गड्डी है। तो उनकी हर तारीफ़ जो होती है उसमें जायका होता है। बीवी को भी समझ नहीं आ रही होती कि मेरी तारीफ़ की है कि खाने की है। सो जो है मैं खाता भी कम था, देखने में भी गुजरांवाला का नहीं लगता था और भट्ट भी नहीं लगता था। सो मैंने जो है कोशिश की कि अपनी किताबों में जो है एक तो डॉक्टर ज़रूर लिखूं, क्योंकि डॉक्टर भी मैं नहीं लगता और लोग मानते भी नहीं है। तो और बट ज़रूर लिखूं, तो फिर बट पारे, बट तमीज़ियाँ, बट बीतियाँ, बट के नाम से काफ़ी जो है वो किताबें। उसमें आसानी मुझे ये हुई कि नए नाम नहीं ढूंढने पड़े, क्योंकि नाम ढूंढना जो है हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर बच्चों के नाम देखो तो लगता है कि उनके वालिदैन को नाम ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई होगी। बट साहब, आपने 2-3 मरतबा कहा कि मैं बट कहीं से नहीं लगता। तो रोगन जो लफ्ज़ है वो ज़ाहिर है वो घी या तेल के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो आप घी के हवाले से तो शायद बट ना लगते हो, लेकिन रंग के हवाले से आप नहीं उससे जान छुड़ा सकते। आप बाकायदा रंग और रोगन को अगर आप देखें तो रोगन को छोड़ देते हैं, लेकिन रंग के हवाले से तो आप बाकायदा बट जो है वो लगते हैं। ये बताइए कि अताउल्ला कासमी साहब के एक खेल का नाम है शबदेग। अब क्या हम मुस्तकबिल करीब में आपसे किसी बट कढ़ाई की तवक्को रखें? अब तो जो है वो हर चीज़ का जो है ना वो रजिस्टर करा लिया जाता है। अब बट कढ़ाई जो है ये बाकायदा रजिस्टर्ड ब्रांड है। मुझे तो ये भी डर था कि ये ना आए कि कोई डॉक्टर यूनुस भट्ट ही जो है वो अपने नाम पे वो कर ले और मुझे कहे कि आप तो वो है नहीं, डॉक्टर यूनुस भट्ट तो हम हैं। सो ये ब्रांड्स का दौर है और इसमें आप बताइए कि बट कढ़ाई चलेगी कि नहीं चलेगी।
देखिए, इतना तो डॉक्टर साहब से उगलवा लिया ना कि दिल तो इनका था कि बट कढ़ाई भी रखें किसी किताब का नाम, लेकिन ये ब्रांड और कॉपीराइट जो है ना, वो आड़े आ गया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइए कि आपके टीवी सीरीज़ की और इन प्रोग्राम्स के हवाले से बात हुई है, तो हम जानते हैं कि दुनिया भर में ख़ुसूसन मगरिब में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या नशरियाती प्रोग्राम्स शायद हमसे ज़रा से ज़्यादा जदीद हो गए हैं, वहाँ पर ये मिज़ाह के जो शोज़ हैं, इनकी तरतीब के लिए बाकायदा मुसन्निफ़ीन की एक पूरी टीम होती है। तो आपका यहाँ पर क्या तजर्बा रहा है? आपको ये सहूलत हासिल है या ये वन मैन शो ही होता है, आपको अकेले ही कैरी करना पड़ता है ये तमाम? और इसके साथ ये भी फरमाइएगा कि इस वक्त मिज़ाह निगारों में जो लोग मंजरनामे पर मौजूद हैं, आपको लगता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि उन्हें बहैसियत टीम किसी एक प्रोग्राम पे काम करना पड़े तो दे विल गेट अलोंग एंड इट विल वर्क? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ अगर किसी एक कमरे में 4-5 एक ही टॉपिक पे लिखने वाले राइटर्स इकट्ठे कर दिए जाए ना, तो उनकी सारी एनर्जी इस चीज़ में लग जानी है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ जो राइटर्स हैं ना, वो आपस में लड़ते बहुत हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो राइटर है वो अपनी एक जो है वो बॉर्न राइटर ज़्यादातर होते हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ज़िंदगी का। जो ही ये कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के लोग आएंगे ना स्क्रीन प्ले और जो है वो ड्रामा लिखने का, क्योंकि ड्रामे की हद तक जो है और पॉलिटिकल स्टायर की हद तक जो है टीम्स वर्क कर सकती हैं, लेकिन उसमें आप उन राइटर्स को नहीं ले सकते जो जो है वो इन जो बॉर्न राइटर होता है, क्योंकि उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और यही तो राइटर की पहचान होती है। अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पर एग्री नहीं करते, तो हमें तो जब कालम नगारी सिखाई थी तो हमें सबसे पहले हमारे उस्तादों ने कहा था कि सबसे पहले इस्तीफ़ा लिखो। हमने कहा वो किस लिए? मैंने कहा कि हर कालम नगार है उसकी जेब में एक इस्तीफ़ा होना चाहिए, जिस दिन उसका कोई फिक्रा कटा आपका इस्तीफ़ा बाहर आ गया। सो हम ये करते थे। लेकिन यह है कि इस्तीफ़ा ना लिखा होने का भी फ़ायदा होता है। हमारे वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने अभी तक इसलिए इस्तीफ़ा नहीं दिया कि उनको इस्तीफ़ा लिखना नहीं आता, वरना कब के इस्तीफ़ा दे चुके होते। तो गोया अब तक ये तमाम आपने तने तन्हाई किया है, जो भी सीरीज़ हैं खुद ही लिखा है और कोई कोई टीम मुसन्निफ़ीन की? जी, अब तक तो ऐसी कोई वजूद अभी नहीं। जो है वो दरमियान में हम समीर से हैं कि जब हमने 3 एपिसोड किए तो फिर मैंने यंगस्टर्स को है उनको हायर किया, उनको ट्रेन किया। और इस वक्त जो पॉलिटिकल कॉमेडीज़ जितनी भी लिखी जा रही हैं उनमें से बेशतर वही हैं जो मेरे शागिर्द हैं जिन्होंने वो लिखना सीखा। क्योंकि मज़ा लिखना जो है ये एक ऐसी होता है जैसे आप रेडियो में घुमाते जाते हैं तो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी जो होती है उस पर आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो इसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है कि आप देख तो वही कुछ रहे हैं, लेकिन आपने उसको बयान एक नए एंगल से करना होता है। और जिसके ख़िलाफ़ भी लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना है कि वो पढ़े तो मुस्कुराए और उसका मुखालफ पढ़े तो कहका लगाए। तो ये क्राफ्ट है ना। तो ये क्राफ्ट के लिए जो है वो फिर काफ़ी स्टूडेंट जो थे वो आते थे और उनको ट्रेन करते थे। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अब बाकायदा क्रिएटिव राइटिंग की क्लासेस होती हैं। जी जी। तो ये तो देखा है कि नावल के हवाले से ट्रेनिंग होती है या अफसाने के हवाले से होती है। आपको लगता है कि मिज़ाह निगारी सिखाई जा सकती है, या ये है कि वो मिज़ाह तो आपकी तबीयत में मौजूद होता है लेकिन सिर्फ उस क्राफ्ट को थोड़ा सा पॉलिश किया जा सकता है? या आपके ख़्याल में कोई ये सोच के आ सकता है कि मुझे इसी जानरा में, इसी सिन्फ में जाना है और फिर उसे बाकायदा मिज़ाह निगारी सिखाई जा सके? अच्छा, मज़ाह निगारी जो है उस पर मैंने चूँकि बहुत किया, लोगों को सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये था कि जिसको पैरोडी सिखा रहे थे उसे पैरोडी करा रहे थे,
तो वो अभी तक वही चीज़ कर रहा है। उसमें होता है कि आप एक क्राफ्ट जो है वो सिखा सकते हैं, लेकिन जो है आप मज़ाह निगार नहीं बना सकते किसी को। क्योंकि वो जैसे रशिया में होता था ना, वो कारखाने होते थे, एक आदमी एक पुर्जा बना रहा है, दूसरा दूसरा पुर्जा बना रहा है, वो सारे पुर्जे मिलके एक मशीन बनती थी। तो इसी तरह जो है आप एक एक उनको काम सिखा सकते हैं, लेकिन वो पूरा अदीब नहीं बन सकता, पूरा जो है मज़ाह नगार नहीं बन सकता। पूरा मज़ाह नगार जो होता है, मैं समझता हूँ कि ये एक अल्लाह की तरफ से एक आपको खुदादाद एक सलाहियत मिलती है कि आप जो है चीज़ों को, मज़ा है क्या, मज़ा ये है कि आपको ज़िंदगी को एक नए एंगल से देखना है। वही मसले हैं, वही परेशानियां हैं, ना हम परेशानियां कम कर सकते हैं ना मसले कम कर सकते हैं, लेकिन उसको एक नए एंगल से बयान कर सकते हैं कि आप जो है उस पर मुस्कुरा उठें। मतलब इवन जैसे हमारे एक दोस्त थे, उनका रंग बहुत काला था, तो उनके बारे में मैंने लिखा कि ये नहाने नहा के आ रहे हों तो लगता है नहाने जा रहे हैं। तो उसमें है कि आप एक प्लेजेंट वे में हर खामी बयान कर सकते हैं। हालांकि ये मतलब बहुत सख्त होता है कलर्स पे बात करना या दूसरी चीज़ों पे करना। तो मैं जैसे अपने कद के बारे में अक्सर लिखता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो, मैं बड़े लोगों से इसलिए नहीं मिलता कि मुझे हाइट फोबिया है, बल्कि मैंने तो आज तक हाइट फोबिया की वजह से किसी लंबी लड़की से दोस्ती नहीं की। वर्टिगो महसूस होता है आपको? अच्छा देखिए, मैं बार बार मुतनब्बे कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मेरी जानिब हो रहे हैं। पहले मेरी मूंछों पे चोट की, फिर मेरे काले रंग पे चोट की। मैं बाज रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाज आ नहीं रहे हैं। और मैंने गोरे लौंडों के बारे में जो कुछ लिखा है, अगर वो मैंने बयान कर दिया तो फिर ये किश्ते ज़ाफ़रान जो है वो कुश्ती वाला माहौल बन देखिए जाएगा। देखिए जो मूछें हैं ना, मूछें तराशना दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम है। तो मुझे पता है कि इस पर कितनी मेहनत लगती है। और मैंने ये रिसर्च की थी कि दुनिया की जो पहली क्लीन शेव हुई थी वो इस चक्कर में हुई थी कि वो दाएं मूंछ जो था उसको छोटी कर रहा था, तो मज़ीद छोटी हो गई, बाएं बड़ी हो गई, उसने बाएं को छोटी किया तो वो दाएं मज़ीद छोटी हो गई, और करते करते क्लीन शेव हो गई। ये फैसला वैसे आज तक नहीं हो सका कि तराशने में ज़्यादा मेहनत होती है या ताव देने में ज़्यादा मेहनत होती है। सो ये द ज्यूरी इज़ आउट ऑन दैट। ये बताइए डॉक्टर साहब कि मिज़ाह जो है वो ज़ाहिर है तमाम असनाफ की तरह ज़िंदगी से जुड़ा होता है। और आप कोई भी सन्फ़ उठा के देख लें, चाहे अफ़साना हो या नावल हो या मिज़ाह हो, वो एक ख़ास जोग्राफियाई और तहज़ीबी तनाजुर में लिखा जाता है, और उसको मद्देनज़र रखे बग़ैर उसको पूरी तरह से समझना या उससे महजूज़ होना मुमकिन नहीं होता। तो इस तनाजुर में ये बताइए कि आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो इलाकाई सेंसिबिलिटीज़ हैं, हर इलाके की एक अपना तहज़ीब व तमद्दुन भी है जो फिर एक बड़े धारे में जाकर मिल जाता है और वो कौमी आपकी तहज़ीब बनती है। तो आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कराची के मिज़ाह में और लाहौर के मिज़ाह में कोई ख़ास बड़ा फ़र्क है? अगर है तो उसकी चंद खसूसियात क्या हो सकती हैं? देखिए मज़ाह जो होता है हमेशा हर खित्ते और हर इलाके का अलग होता है। इसीलिए कि आपने देखा कि हमारे मुल्क में उन्होंने तुर्की ड्रामे डब कर लिए, इंडियन ड्रामे चला लिए, इंग्लिश डब कर लिए, लेकिन ये होता है कि कॉमेडीज़ जो है वो वहाँ की यहाँ नहीं चलती। बड़ी कोशिश की मुख्तलिफ चैनल्स ने, क्योंकि जो मज़ा होता है वो हमारी मट्टी से निकलता है। उसमें जब तक वो रिचाव नहीं आता, हमारे हर लफ्ज़ जो होते हैं हमारे अलग उनके मतलब होते हैं। आप बाहर जाके जो है उन्हें कह दें कि घबराना नहीं है, तो वो हंसेंगे नहीं, हम हंसेंगे कि घबराना नहीं है। सो ये जो होता है मज़ा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अपनी मट्टी से निकलता है। इसलिए लाहौर का मज़ा जो है वो थोड़ा सा वो उसमें लाउडनेस आती है। कराची का जो मज़ा है उसमें उतनी शुस्तगी आती है। तो हर इलाके का जो मज़ा होता है वो वहाँ के इलाके को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और उसके साथ
इवन पॉलिटिकल शोज़ जो होते हैं, आपके पॉलिटिकल शो जो है आप दूसरे ममालिक के देखें और पाकिस्तानी देखें, तो आपको लगेगा कि हमारे जो है वो शोज़, पॉलिटिकल शो वहाँ नहीं चल सकते, वहाँ के हमारे यहाँ नहीं चल सकते। जी, ये असनाफ की बात चली है तो हम और तहज़ीब की और इंसानी ज़िंदगी की, तो जिस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में आप देखते हैं कि कुछ हायरार्कीज़ हमें नज़र आती हैं। बड़ा अफसर, छोटा अफसर, बड़ा फ़नकार, कम मारूफ फ़नकार, तो ये असनाफ के दरमियान भी आपको लगता है, जैसे मुझे बाज़ मरतबा महसूस होता है कि शायर हज़रात या ख़वातीन जो हैं वो ख़ुद को तलामीज़ुर रहमान समझते हैं और बताते हैं, यानी खुदा के शागिर्द। इसी तरह नसर निगार जो हैं, आप उनसे गुफ्तगू करें तो वो कहेंगे कि आप इनकलाब उठा कर देख लें, आप फ़लसफ़ा उठा कर देख लें, इन बड़ी तहारीक में जो नसर निगार है उसका किरदार आपको ज़्यादा अहम नज़र आएगा। इसी तरह आप किसी नावलिस्ट से या फ़िक्शन निगार से अगर बात करें तो वो समझेंगे कि मकबूलियत के लिहाज से या फाइनेंशियल कामयाबी के लिहाज से शायद उनको कोई बरतरी हासिल है। सो ये विद इन जॉनरास जो है, वेयर डू यू सी ह्यूमर, ह्यूमरिस्ट को बकिया जो क्रिएटिव लोग हैं वो किस तरह देखते हैं? जो मुसन्निफ़ीन हैं वो अपने फेलो ह्यूमरिस्ट को या सटायरिस्ट को किस तरह देखते हैं? क्या इन असनाफ में भी आपको कोई हायरार्की नज़र आती है? देखिए, मेरे नज़दीक जो है कोई सनफ़े सुखन बड़ी या छोटी नहीं होती, उसको लिखने वाला उसको छोटा या बड़ा करता है। जब मिर्ज़ा गालिब शायरी करता है तो शायरी बड़ी हो जाती है, जब मंटो अफसाना लिखता है तो अफसाना बड़ा हो जाता है, जब मज़ा मुश्ताक यूसुफ़ी और इब्ने इंशा लिखता है तो मज़ा बड़ा हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो होता है लिखने वाला होता है जो उसको बड़ा या छोटा करता है। इसमें सिनफ़े सुखन जो है उसका कोई कमाल नहीं होता, सारी जो है इजहार के ज़रिए हैं और सभी जो है कोई भी ज़रिया जो है अपनाया जा सकता है। उसमें आपका जितना पोटेंशियल होगा, आप जितने उसमें बड़ा काम करेंगे तो वो आपको भी इज़्ज़त देगा, उस सिनफ़े सुखन को भी इज़्ज़त देगा। और अगर आप कमज़ोर हैं तो लोग कहेंगे यार ये गज़ल क्या हो गई, गज़ल भी कमज़ोर हो गई। तो हम अब आजकल जो है टीवी पे पॉलिटिकल स्टार जो है ये एक अलग से सिनफ़े सुखन बन के आ गई है। हमने जब हम सब इससे शुरू किया तो उसमें बहुत सारे कुछ मज़े के वाक़यात आए, जो क्योंकि पहले 5 प्रोग्राम हमने कराची में किए, तो जो है उसमें जब हम इल्ताफ़ भाई का प्रोग्राम करने लगे तो ये 2002 का ज़माना है, तो आप ज़रा अंदाज़ा कर सकते हैं क्या हालात होंगे। तो हमने मेकअप करके उस बंदे को जब रेडी किया तो शूट शुरू होने लगी, तो उस लड़के ने कहा, जो अल्ताफ़ भाई का रोल कर रहा था, कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है। अच्छा जी, वो चला गया। हमने कहा कि चलो जो है शक्ल नहीं बनती तो हम ऑडियो उनकी बना के तो प्रोग्राम तो करेंगे, क्योंकि हम बाकी सब लोगों के हमने किए हैं तो अल्ताफ़ भाई का भी बनता है। तो हमने दूसरे एक्टर को लिया, तो मेकअप मैन को कहा कि इसको ज़रा मेकअप ऐसा कर दो कि ये वो लगे हैं। शूट शुरू करने लगे तो मेकअप से पहले ही मेकअप मैन ने कहा मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है। उसके बाद हमने एक और ट्राई की तो उसने भी कह दिया कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है। तो अब 5 प्रोग्राम्स के बाद फिर मैं प्रोग्राम ले गया लाहौर, तो मैंने वहाँ से एक शूट किया प्रोग्राम, तो चैनल में किसी की तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैंने ये किया कि मैंने जो पहला स्किट अल्ताफ़ भाई का डाला वो उनका ओरिजिनल था, और वो इतना हिलेरियस था कि सब मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं तुमने इतना अच्छा लुक लाइक कहाँ से लिया। मैंने कहा लुक लाइक नहीं है, अल्ताफ़ भाई हैं। उसके बाद हर प्रोग्राम में उनके छोटे छोटे ये स्किट्स जब डालने शुरू किए तो फिर उन्होंने आखिर हमें इजाज़त दे दी कि लुक लाइक्स के साथ भी करा लें। सो वो एक बड़ा मज़े का
प्रोसेस था। और इसके अलावा जो हमारा उन दिनों तालिबान का फिर एक दौर आया, वो हमारे लिए बड़ा एक अजीब था, क्योंकि मैंने एक पूरा सेगमेंट शुरू किया हुआ था कि अगर तालिबान का अपना टेलीविज़न चैनल होता तो क्या होता। अब उस प्रोग्राम में जो था, जो थ्रेट्स आते थे वो तो आते थे, मतलब उसमें इस तरह के सेगमेंट होते थे, जैसे एक सेगमेंट है कि जी अनाउंसमेंट होती है कि अब हदीका कियानी जो है आपको गाना सुनाएंगी। अब स्टेज पे बुरके में पूरी मलबूस एक शख्सियत आई है और वो बैठ गई है और उसने गाना शुरू कर दिया है मर्दाना आवाज़ में, और वॉइस ओवर चल रही है। चूंकि गैर महरम से आवाज़ का पर्दा है, इसलिए ये मर्दाना आवाज़ में गाएंगी। इसी तरह हमने कुछ शैम्पू के एड्स बनाए, जिसमें हमने बहुत, हमारे बड़े मौलाना साहब हैं उनका बनाया कि वो दाढ़ी को करे राजदारी से। तो ये वाले जो रेगुलर जब सेगमेंट चलाना शुरू किए तो बहुत सारी एजेंसीज जो है वो बहुत एक्टिव हो गई, जिसमें मतलब बाहर के ममालिक के लोग, बीबीसी, जर्मन्स और वो भी आए, तो थ्रेट्स के साथ आए। थ्रेट्स हमें आती थी वो वैसे आते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए हमारे यहाँ हम जो है जिस पे हंस पड़ते हैं ना, उसका खौफ हमारे जहन में कम हो जाता है। तो मैंने कहा कि जो टेररिस्ट है उस पे हमें डरना नहीं चाहिए। उस वक्त हमारे मीडिया ने इतना डराया हुआ था कि हम हर तरफ से डर रहे होते थे, ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप, उसामा बिन लादेन को मैंने बनाया, उनके फ़नी स्किट्स बनाए। मैंने कहा कि जब आप इन पे हंसेंगे तो आप में एक हौसला आएगा कि हम इनसे फाइट भी कर सकते हैं। तो वो एक जो है हम समीत सिंह ने मतलब जो काम किए उनमें से ये भी एक काम था। और फिर जो है हम एक सलीके से काम करते रहे, तो एक स्टेज ऐसी भी आई कि अल्ताफ़ भाई खुद फ़ोन करके कहते थे कि इस गाने की पैरोडी बनाओ। तो ये एक इंटरेस्टिंग सफ़र था। डॉक्टर साहब ये फरमाएं इन कि हम बहैसियत कौम या लोग काफ़ी थिन स्किन्ड हैं, हम अपने मामले में बहुत सेंसिटिव हैं और वी टेक आवर सेल्व्स टू सीरियसली। मजाक को या मिजाह को उस वक्त तक उससे महजूज होते हैं अगर उसका हदफ कोई और है। अगर मुझ पर होगा तो मैं बहुत जल्द खफा हो जाऊंगा या सेंसिटिविटी का मुजाहरा करूंगा। तो इसी हवाले से आप ये बताइएगा कि आपका इतना तजर्बा है, आपने इतना काम किया है और इतना मकबूल हुआ है, तो इसका मतलब है कि ट्रैक्शन है, लोग उसको देखते हैं और वो अननोटिस नहीं जाता। तो आपके तजर्बे में कौन सबसे ज़्यादा ये सियासतदान हैं, मजहबी रहनुमा हैं, या आपकी सिविल सोसाइटी है या अनसिविल इदारे हैं, सबसे जल्दी कौन मुश्तल हो जाता है इस किस्म के मामलात में? और कभी बात शिकवा शिकायत से धौंस धमकी से धोल धप्पे तक तो नहीं पहुंची? ढोल धप्पे से तो मैं इसलिए बचा रहा कि मुझे पहचानते नहीं थे। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और आप लोग हैरान भी होंगे कि इसका जो मैं जवाब देने लगा हूँ, क्योंकि मैंने वर्दी में मुशर्रफ पे स्किट बनाए, वर्दी में कियानी साहब पे बनाए, यूनिफॉर्म पे। सिर्फ हमें वहाँ से यही आता था कि यूनिफॉर्म ना पहनाया करें। तो हमने कहा यूनिफॉर्म नहीं पहनाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन है। फिर रिलीजियस तालिबान पे किया, मौलाना फजल रहमान पे, सभी लोगों पे करते थे। हर किसी का कोई शिकवा शिकायत जो होता था वो होता था, क्योंकि शूट होती है ना, शूट में जो है थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मतलब मौलाना फजल रहमान को एक दफ़ा उन्होंने वो बाजे पे बैठा दिया, तो ज़ाहिर है मौसीकी से जो है वो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो इर्रेलेवेंट था, उस पर उनकी शिकायत जायज़ थी। और लेकिन चौधरी बरादरान जो थे वो ऐसे थे कि वो लोग मुझे बार बार घर बुलाना चाह रहे थे, और मुझे ये डर था कि घर बुला के फंटी लगेगी इसलिए मैं जाता नहीं था। बुला के खातिर तवाज़ो करेंगे। तो फिर जो है सोहेल वड़ैच साहब जो हैं, उनके थ्रू मैसेज आया
तो मैंने कहा कि चलो जो है बंदा जो है वो काबिल एतबार है जिसके थ्रू जा रहे हैं, तो कम से कम जो है कोई फेंटी वेंटी नहीं लगेगी। जब उनके घर गए तो मैं हैरान हो गया कि वो उन्होंने कहा कि हम इस प्रोग्राम को जब ना देख सकें तो हम रिकॉर्ड करके देखते हैं। उसमें होता है कि आप जब मेयार को बरकरार रखते हैं, किसी को टारगेट नहीं करते, तो लोग जो है हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी आर्मी वाले, अब का नहीं मैं कह रहा, पहले की बात कर रहा हूँ और रिलीजियस एलिमेंट जो है वो सबके बड़ा हौसला है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया वो लोग, वो मीडिया के वो लोग थे जो सारा दिन घंटे घंटे का प्रोग्राम करते हैं और वो कहते हैं कि जी आज़ाद जो है वो आज़ादी इजहार होनी चाहिए। वो लोग जो थे, 2-3 ऐसे आदमी थे जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा ये किया। अभी अब मुझे आपको भी हैरानी होगी कि हम लोग जो है हम ये चाहते हैं कि हमें राइट मिले बोलने का, लेकिन जब कोई दूसरा आपके बारे में बोलता है तो उसको कोई हक नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि जिन इदारों को या जिन क़ुव्वतों को आप समझते हैं कि उनके पास काफ़ी ताकत है और वो उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो तो क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा कर लेते हैं या किसी हद तक तहम्मुल का मुज़ाहरा कर लेते हैं, लेकिन हम जो ख़ुद को लिबरल, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग बताते हैं, बिकॉज़ वी हैव अ वॉइस, तो हम अपने फिर एहतजाज में उतने ही वॉसिफरस होते हैं और उतने ही कम तहम्मुल और क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस किस्म की जो नशिस्त जैसी आज हो रही है, ज़ाहिर है कि तफरीह तबाह का बायस तो बनती है, हमें एक दूसरे से मिलने का, मिल बैठने का मौका भी मिलता है और ये पब्लिक स्पेसेस जो हैं इनका मकसद ही है कि डायलॉग आगे बढ़े, लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ थोड़े से संजीदा मामलात पर भी हमें गौर करना चाहिए। मसलन आज जब हम यहाँ से जाएं तो एक टेक अवे ये भी होना चाहिए कि महज ख़ुद को लिबरल प्रोग्रेसिव कहने से नहीं होता, फिर वो आइडियल्स, यू हैव टू लिव दोज आइडियल्स एज़ वेल, और दूसरों को भी आप वो राइट्स जो हैं वो ज़रूर दें। इसी से डायलॉग बढ़ता है, इसी से मुकालमा जो है वो आगे बढ़ता है। और मिज़ाह जैसी सिन्फ जो है, जो इतनी लतीफ़ सिंस है, सिन्फ है जिसको इतने तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, उसको ज़्यादा स्पेस मिल पाएगी। जिस तरह से इसका उन्वान है तुर्श व शीरीं, कि कोई तुर्श बात भी आप एक शीरीं अंदाज में कह सकते हैं अगर उसकी रिसेप्टिविटी जो है वो बेहतर हो और हम अपनी इस क़ुव्वत बर्दाश्त के मादे को बढ़ाएं और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। भट्ट साहब, आपकी जो बहुत मशहूर सीरियल्स हैं और टीवी का आजकल फॉर्मेट भी ये है, लोग उसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं, तो एक क्विक फायर राउंड आपके साथ कर लें? फायर मुझे ना करना हाँ, नहीं, बस क्विक होगा। अच्छा ठीक है। फायर आपने होना ही नहीं है, आपने भी इस्तीफा कौन सा लिखना है? अच्छा, सो इन दैट वेन, अगर आप आपके जो मशहूर सीरियल्स हैं टीवी के, उनको जहन में रखें, तो उस तनाजुर में वीना मलिक या सबा कमर? दोनों। क्यों? इस्लाम में 4 की गुंजाइश। निकाह की बात नहीं हो रही भाई साहब। परफॉर्मेंस की बात हो रही। सबा कमर या सबा परवेज? सबा कमर। सबा कमर। आपने पिछले जवाब को भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसमें भी सबा कमर ही है। ओके, ओके। नसीम विकी या विकीपीडिया? विकीपीडिया। ओके। आप में से जिन ख़वातीन व हज़रात की याददाश्त में वो नहीं आया, इनका एक बहुत मशहूर सीरियल था फैमिली फ्रंट, तो इन्होंने जब मुझसे तज़किरा किया तो मैं उसे किसी और प्रोग्राम के साथ कंफ्यूज कर रहा था, नहीं मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन फिर अचानक आप देखिए एक किरदार की आप क़ुव्वत देखिए कि उस किरदार के हवाले से मुझे याद आया। मैंने इनसे पूछा कि अच्छा वो तो नहीं जिसमें एक बंदा कहता था पछाना नहीं पछाना,
ये दिस इज दैट गाय ये नसीम विकी। ये सारी नई नस्ल बैठी हुई है। फैमिली फ्रंट बहुत पुराना है। अच्छा, उसमें जो नसीम विक्की का किरदार था, तो वो कहता था कि पहचाना नहीं पहचाना, और उसका डायलॉग होता था कि कहता है कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दी हुई है, हर कोई इज्जत से मिलता है, कोई जानता ही नहीं। और हमारे यहाँ भी जिसको हम नहीं जानते ना, उसकी इज्जत बड़ी कर रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ा लीडर है, ये बहुत फलां है, चूँकि हम उसको जान नहीं रहे होते। इस हवाले से कल आपने मुझे एक बहुत दिलचस्प बात बताई थी। आपने जो इसका एक ताल्लुक जोड़ा था कि वो जो किरदार है नसीम विकी का, हाँ हाँ, वो एक बहुत बड़े मुल्क या एक बहुत बड़े एक कुव्वत का जी किरदार जी। भी है, और उससे किस तरह से फिर हमारे बैरून मुल्क जो नशरियाती इदारे हैं वो किस तरह उससे मुतासिर हुए, वो वाली बात थोड़ी सी बताइए। उसमें जो था नसीम विक्की जो था, खुशिया का एक करेक्टर था, वो फैमिली फ्रेंड में आता था, और बज़ाहिर वो आता था मसले सॉल्व करने के लिए, वो उस फैमिली के मसले सॉल्व करता था, लेकिन ये था कि वो सारे मसले जो थे वो क्रिएट भी वही करता था। वो सारे मसले क्रिएट करके फिर वो खुद सॉल्व करता था। तो उसको बाहर बहुत फिर क्रिटिक्स ने उनको कहा कि ये एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है, ये अमेरिका बहादुर जो है ये है, ये खुद ही क्रिएट करता है मसले, फिर जो है आ जाता है सॉल्व करने के लिए। तो वो उस बहुत पॉपुलर हुआ वो किरदार। सर इनकसारी से काम ले रहे हैं। कल इन्होंने मुझे ये भी बताया था कि चंद बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे जो हैं, इनके ये जो डॉट्स इन्होंने क्रिएट किए हैं, they were so taken by it that they did a couple of programs on that this is what you can do through humor, and you can connect these very politically sensitive dots as well. तो दुल्हा ही बने हुए हैं, बहुत तकरीबन मुंह पे रुमाल ही रखा हुआ। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये आपने जो खुशिया का किरदार बताया, जी जी इससे मुझे एक बात याद आई। खुशियाँ हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन नाम होता है, यानी खुश रहने वाला या खुश करने वाला। तो एक मरतबा हम किसी जगह गए, वहाँ बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। तो हमारे यहाँ ज़रा हम लोगों की इस तरफ तवज्जो कम रहती है। मसलन मैं इस बात पे बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो जो दरख्त नज़र आते हैं, मुझे नीम का नाम शायद मालूम है, कीकर का नाम मालूम है, मुझे बहुत सारे दरख्तों का नाम नहीं, फ्लोरा एंड फौना के नाम जानने में हम इतने दिलचस्पी का इजहार नहीं करते। आप अपने आंगन में बैठे हों, सहन में बैठे हों, आपको चिड़िया का मालूम है, शायद फाख्ता का मालूम हो, कव्वे का मालूम हो, कोई चौथा परिंदा आ जाए, हमें उसका नाम मालूम। हम अपने बारे में, अपने माहौल से बारे में, अपने कल्चर तहज़ीब के बारे में जानने में इतने ज़्यादा हम दिलचस्पी नहीं रखते। जबकि आप बैरून मुल्क जाएं या कोई गैर मुल्कियों के साथ अगर आप सफ़र करें, तो वो फौरी 5 मिनट में आपसे ऐसे सवाल करने लगते हैं, आप काफ़ी शर्मिंदा होते हैं कि अपने ही इलाके की आपको दरख्तों के नाम नहीं मालूम, वाइल्ड लाइफ के नाम नहीं मालूम है, या जगहों के बैकग्राउंड आपको नहीं पता है। तो थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि ज़रा हम इस पर तवज्जो दें। तो एक जगह हम गए हुए थे, वहाँ फूल बहुत खूबसूरत लगे हुए थे। तो हमने कहा कि मालूम करें कि ये इसका क्या नाम है, शायद हम भी लगा सकें, शायद हमारे पास भी हो जाएं गमले में या किसी में। तो हमने माली को तलाश किया और उससे पूछा कि इस फूल का क्या नाम है। कहने लगा जी इसका नाम खुशिया है। तो मैंने कहा कम अगेन। उसने कहा इसका नाम खुशिया है। तो हम बड़े महजूज हुए कि यार किसी चीज़ का नाम जो है वो मकामी नाम भी है, कितना अच्छा ये किसी ने इस फूल का नाम देख के खुशी भी महसूस हो रही है, और इस फूल का नाम खुशिया है। और उसके बाद हमने नर्सरीज़ पे और इन जगहों पे जाना शुरू किया। हमने कहा भाई वो आपके पास खुशिया फूल है, तो हर कोई हमसे कहता कि हमने तो नाम ही पहली मर्तबा इसका सुना है, या खुशिया कौन सा फूल है। तो थोड़ी सी तहकीक के बाद मालूम हुआ कि वो फुशिया को खुशिया कह रहे थे, उस फूल का नाम फुशिया है। अच्छा ये क्विक फायर राउंड में आखिरी सवाल आपसे, जी जी। अजमल सिराज या अजमल कमाल? अजमल सिराज या अजमल कमाल। अजमल सिराज साहब को मैं जानता हूँ, तो अजमल कमाल साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, तो सिर्फ अजमल सिराज साहब, उन्हीं को चुन ले। उन्हीं को चुन लें। ठीक है। कल उन्होंने आप पे एक इल्ज़ाम लगाया था। कि मैं तकरीबात में नहीं जाता। नहीं, ये पहला इल्ज़ाम है जो किसी मर्द की तरफ से आ रहा है, बताइए। उन्होंने आप पे इल्ज़ाम ये लगाया था कि आप उनके दोस्त हैं। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू। सही है ये ओके,
हमने ये तय किया था हमारे OUP के जो मुंतज़मीन हैं उनके साथ कि आप लोगों को हम इस गुफ्तगू में शरीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे वो यंगस्टर्स जो रज़ाकार होते हैं और मदद करते हैं माइक देने में, वो यहाँ मौजूद हैं। और आप लोग कोई आपका सवाल हो, तबसरा हो, कमेंट हो, आप कोई बात करना चाहें तो प्लीज़, पहले सवाल के लिए हाथ खड़ा हो गया है, बकिया लोग इतनी देर में सोच लें। डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत खुशबू की तरह आप फूल जैसे आप महक रहे हैं, आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मज़ा है वो एक तो इसको इतना मुश्किल क्यों कहा गया है असनाफ में, जॉनरा में हम इसको ज़्यादा मुश्किल क्यों कहते हैं? और दूसरा इससे कनेक्टेड सवाल ये है कि आप जो है अंग्रेज़ी से जोनाथन स्विफ्ट से लेके मार्क ट्वेन तक और पतरस बुखारी, इंशा और मुश्ताक यूसुफी तक आपको किसी ने मुतासिर किया या आपका अपना एक अंदाज़ जो बना है, तो इस पे थोड़ा आप कमेंट कर दें, मेहरबानी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और यह है कि मज़ा लिखना इसलिए भी मुश्किल है कि हमें जो होता है, किसी को रुलाना बड़ा आसान है, किसी को हंसाना ज़रा मुश्किल है। और इश्यूज़ वही होते हैं जो रुलाने वाले होते हैं। आपने उसको एक नए एंगल से, नए क्राफ्ट से आपको उसको बनाना होता है। और ये एक ऐसा ही होता है जैसे एक पत्थर को काट के ना आपने हीरा बनाना है। अगर उसमें कोई भी रह गया ना कोना, तो वो दूसरे को चुभेगा, और वो जो चुभेगा तो दर्द करेगा। तो इसका मतलब है आपकी क्राफ्ट में बड़ी कमी है। जो मज़ा है, मैं समझता हूँ एक अच्छा जो फ़िक्रा है वो एक अच्छे शेर के बराबर होता है। उसका इम्पैक्ट, वन लाइनर जो होता है, वन लाइनर पूरी एक किताब होता है, पूरा एक पैराग्राफ होता है। उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए जो है आपको बार बार उसको लिखना पड़ता है, बार बार उसको जो है वो पढ़ना पड़ता है। और इस दौरान मैं आपका अगला सवाल भूल गया, क्योंकि उम्र मेरी इतनी ज़्यादा है कि मुझे अपनी उम्र भी भूल जाती है। आपको कौन मज़ानिगार पसंद है? हाँ, असल में यह है कि जब शुरू में मैंने लिखा तो मैंने किसी को नहीं पढ़ा। मेरा जो मज़ानिगार बनने का वाक़या है वो भी इंटरेस्टिंग है कि हल्के अदब में जो है लाहौर में, जहाँ अंजुम रुमानी साहब जो है सदारत कर रहे थे, तहसीन फ़राकी साहब और बहुत सारे बड़े बड़े उस दौर के अदीब बैठे थे, तो मेरी सिफारिश करके किसी ने कहा कि आप भी एक आर्टिकल पढ़ लो। मैंने वहाँ आर्टिकल पढ़ा दर्द पे। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ और लोग हंस रहे हैं सारे, तो मैं दिल में सोच रहा हूँ कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और तो मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं तो बड़ा जो है दर्द पे इतना मज़ेदार अच्छा सा थीसिस बना के लाया हूँ, वो मैं पढ़ी जा रहा हूँ, वो हंसी जा रहे हैं। अब मैंने सोचा कि जो ही ख़त्म होता है मैंने उठ के भाग जाना है। मैं जब जो ही ख़त्म हुआ मैं भागा, तो अंजुम रुमानी साहब सदारत कर रहे, तो इन्होंने हाथ पकड़ा, बैठा लिया। तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर मज़ा लिखने की एक फितरी सलाहियत है कि आप जो संजीदा बात भी कर रहे हैं तो उस पर हमें हंसी आ रही है, तो ये आप मज़ा लिखें। तो उसके बाद फिर मैंने जो है मज़ा लिखना शुरू किया। मेरी पहली जब 2 किताबें आईं तो मुझे किसी ने कहा लिख तो बहुत लिया, पढ़ भी लो। तो फिर मैंने यूसुफी साहब, इब्न इंशा और दूसरे लोगों को पढ़ा, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो जो है अगर मैं पहले पढ़ लेता तो शायद ना लिखता। इसलिए आपने लिखना है तो पहले पहले लिख लें। ये यहाँ पे माइक दीजिएगा। और इस पे एक बात ये कि ये महज डॉक्टर यूनुस भट्ट का तरीक़ाकार नहीं है, बहुत से लोग ये समझते हैं। ज़फ़र इकबाल साहब हमारे बहुत बड़े गज़ल गो शायर हैं। एक मरतबा उनके इंटरव्यू में मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि मैंने अपने घर से मीर और गालिब को निकाल दिया है, उनके दीवान मैंने लोगों को तोहफ़तन दे दिए हैं, क्योंकि इतने बड़े जाइंट्स हैं कि अगर आप इनको पढ़ते रहेंगे तो आपके ख़्याल पे, आपकी सोच पे ज़रूर हावी हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीक़ाकार होता है। काइंड डॉक्टर साहब, ये एक बात है कि जितने भी पाकिस्तान के मज़ानिगार हैं वो सब के सब ने बड़ों के लिए लिखा है, बच्चों के लिए बहुत कम लिखा गया है मज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और ये खला है हर जगह। इस हवाले से अगर आप कोशिश करें, क्योंकि अगर ये आप कॉलम नगारी भी कर रहे हैं तो वो भी बरों के लिए है, जितना आपने लिखा है वो भी बरों के लिए लिखा है, और बाकी जितने मुसन्निफ़ हैं मज़ानिगार उन्होंने भी बरों के लिए लिखा है। बच्चों के लिए बहुत कम लिखा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं यहाँ आया था तो तब तक मेरा भी यही नुक्ता नज़र था। तो मैं यहाँ जब खड़ा था तो एक चौथी क्लास की बच्ची आई, तो उसने मुझे कहा कि मुझे आप मुझे बहुत पसंद है, आपकी तहरीरें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, आपके फ़िक्रे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगा कि हम जिनको बच्चा समझ रहे हैं वो अब इतने बच्चे भी नहीं रहे तो इसलिए जो है अब बड़ों का अदब लिखते हुए हमें संभल के लिखना है, क्योंकि बच्चे ये भी पढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपकी शख्सियत से मुताल्लिक। बड़ा मुतासिर कुन महसूस हो रही है इस वक्त। ये मुख्तलिफ अदवार से आप गुजरे हैं डॉक्टर साहब, मुझे नज़र सामने नहीं हूँ मैं। जी जी प्लीज़ सॉरी। ये डॉक्टर साहब मुख्तलिफ अदवार से गुजरे हैं जी जी और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त व शोहरत दी है। तो बट कढ़ाई भी बहुत मशहूर हो गया, ज़ाहिर है उसमें आप आ गए और हाँ एक हाँ शोहरत है। हाँ हाँ इसके अलावा भी डॉक्टर बट खुद ही एक मारूफ नाम है। एक और बट मशहूर हुआ था, वो दौर आप पर कैसा गुजरा? गुल्लू बट गुल्लू डॉक्टर भट्ट साहब। बस जो है हमारे यहाँ जो भट्ट होते हैं उनका तरीका यही होता है कि जो काम दिमाग से करना होता है ना वो भी हाथ से करते हैं। तो तो मैंने ये तय कर लिया था कि मैंने जो है वो अब पहलवान तो बन नहीं सकता, तो हाथ पांव वाला काम नहीं करना। अब जो है वही बात दिमाग से करो, अच्छे सलीके से करो। तो इसलिए जो है मेरी दुआ है कि गुल्लू बट कम से कम हो और जो है लिखने पढ़ने की तरफ लोग आए। यूनुस बट ज्यादा हूँ। हाँ थैंक यू। मतलब देखिए आपने वो सिर्फ बट कह के छोड़ दिया और यहाँ आपने सन्नाटा देखा। मिज़ाह निगार जो है ना, उनसे कभी ये तवक्को ना रखें कि उनका दिमाग सीधी तरफ जाएगा। उनका दिमाग पहले उल्टी तरफ जाता है, वहाँ से घूम फिर के आके किसी तरह से हमने बात बनाई। तो बनाई। आपकी उछपलाहट जो है, आपकी शरारत बिल्कुल अननोटिस नहीं गई है। वो समझने वाले उसको समझ गए हैं। कल मुझसे कहने लगे कि तुमने अगर ये प्रोग्राम अच्छे ठीक से कर लिया तो हम लाहौर वाला भी तुम्ही से करवाएंगे। तो इस अंदोहनाक इम्कान के पेश नज़र फ़कीर ने कोशिश तो पूरी की कि अच्छा ना हो, क्योंकि मुझे न तो बट स्पेशलिस्ट मशहूर होना है और न पीटीआई में जाने का मैं मुतहम्मिल हो सकता हूँ। मेरे ख्याल में अब कुछ तशफ़ी आपकी हुई होगी। भट्ट साहब, जी आप बेटा बहुत बेटी ने और बात सवाल है? करनी। हाँ प्लीज़। जी आपकी पहली किताब कौन सी थी और आपने इसको क्यों लिखी? बेटा मेरी पहली किताब जो थी वो शनाख्त परेड थी, तो वो करेक्टर स्केचेस पे थी। तो वो जो है मुझे लिखने का बहुत शौक था बचपन से ही। मैं बचपन में जो वालदा मुझे डांटती थी या स्कूल में मुझे कोई डांटता था तो मैं रोता नहीं था, मैं रोने का काम लिखने से करता था। एक साइड पे जाता था, कागज़ लेके लिख लेता था, और फिर कागज़ को जब फाड़ता था तो लगता था दिल भर के जी भर के रो लिया। तो बेटा अगर मैं ना लिखता ना तो फिर रोता रहता। तो मैंने कहा लिखो, हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। और खुशी एक ऐसी चीज़ है कि ये डायरेक्ट नहीं होती। आप खुद को खुश करके कभी खुश नहीं हो सकते, आप दूसरे को खुश करके खुश हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा। अपने इस नशिस्त के तकरीबन इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। भट्ट साहब, आप बहुत खुश नसीब हैं कि इस नशिस्त का जो वेन्यू रखा गया वो मेन गार्डन रखा गया, यानी मरकज़ी बाग। अब यहाँ से हमें जाना है हारिस खलीक की तकरीब हैरान सरे बाज़ार में। तो यूँ महसूस होता है कि चचा ने ये शेर हमारी सूरत हाल को बयान करने के लिए कहा था। गारत गरे नामूस न हो गर हवसे ज़र, गारत गरे नामूस न हो गर हवसे ज़र, क्यों शाहिद गुल बाग से बाज़ार में आवे या जावे। तो हमारे केस में जावे ज़्यादा इसमें ठीक है। और आप हमारी बदकिस्मती देखिए कि
मेरी किताब रिंदाना की जो तकरीब है उसके वेन्यू का नाम है 007, और उसमें कबाहत ये है कि उसमें आलात जासूसी और ईज़ा रसानी तो मौजूद होंगे, बॉन्ड गर्ल कोई नहीं होगी। तो इन अल्फाज के साथ आप तमाम की शिरकत का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यूनुस भट्ट का बहुत शुक्रिया, लाहौर से तशरीफ़ लाए। आपने नहायत उम्दा, शुस्ता, शाइस्ता गुफ्तगू की, और आप सबकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और शहजाद शर्जील साहब। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हमारा अगला प्रोग्राम होगा हायर एजुकेशन क्रिएटिंग गुड सिटीजन्स नॉट जस्ट गुड स्टूडेंट्स। हम 15 मिनट में अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे।